हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल फोर्सेस अफेक्टिंग लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया, जिसमें हमने जो बल थे उनको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है। और जो एंडोजेनेटिक फोर्स थे उनको हमने सडन एंडोजेनेटिक और डायस्ट्रोफिक फोर्स में क्लासिफाई किया। ठीक है। और डायस्ट्रोफिक फोर्स जो था उसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया था इपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक फोर्स में। ठीक है। तो जो हमारा ओरोजेनेटिक फोर्स था उसमें मैंने आपको बताया था, ओरोजेनेटिक जो हमारा फोर्स था उसमें मैंने आपको बताया था कि ओरोजेनेटिक फोर्स को हम इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे हम दो फोर्सेज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं टेंशन फोर्स और दूसरे होते हैं कंप्रेशन फोर्स। ठीक है। टेंशन और कंप्रेशन फोर्स हो सकते हैं। अब इन्हीं को टेंशन और कंप्रेशन के कारण जो संरचनाएं उत्पन्न हो रही थी उनमें क्या था, उनमें था हमारे टेंशन के कारण उत्पन्न होती क्रैकिंग, फ्रैक्चर, फॉल्ट, और जो संपीड़न के कारण उत्पन्न हो रहा था वो था वलन और संवलन। ठीक है। आज हम वलन, संवलन और भंसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वलन व तथा संवलन। ठीक है, फोल्ड एंड रैप। ठीक है। अब देखिए फोल्ड क्या होते हैं। सबसे पहले फोल्ड की बात करते हैं। फोल्ड होते क्या हैं। देखिए पृथ्वी जो है हमारे धरातल पे जो, देखिए पहली बात तो ये कि हमारा ओरोजेनेटिक फोर्स कैसा फोर्स था, क्षैतिज बल था, क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, यानी कि ये हमारा ट्रांसवर्स फोर्स है। तो ट्रांसवर्स फोर्स जो होता है इसकी क्या खासियत होती है, ये क्षैतिज रूप से कार्य करता है। अब इसमें जब हमारी जो पृथ्वी जो है, हमारा जो धरातल है, तो जब कुछ क्षैतिज संचलन होता है तो उसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संपीड़न की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब दो बल आमने सामने, ठीक है, जब दो बार आमने सामने कार्य कर रहे हो, दोनों की दिशा जो है वो एक ही होती है, तब संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, कंप्रेशन होता है। और इस कंप्रेशन के कारण क्या होता है कि चट्टान जो होती है हमारी, उनमें कुछ लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, उसे वलन कहते हैं। जैसे ये देखिए कि जैसे ये हमारी कोई चट्टान थी, चट्टान में दोनों तरफ से बल लगा और इस बल के कारण इसमें क्या पड़ गई, लहर पड़ गई। तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे फोल्ड बोलेंगे। ठीक है। और इसका जो उठा हुआ भाग जो होगा, ये देखिए अब इस डायग्राम पे आप देखिए, इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि वलन और संवलन। देखिए अब ये जो हमारी जो चट्टान है, धरातल जो है उसमें जो मोड़ पड़ा है, ये जो ये उठी हुई भुजा जो होती है, ये जो उठी हुई भुजा होती है, ठीक है, इसको तो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। और एंटीक्लाइन यानी होता है, एंटीक्लाइन यानी होता है अपनति। ठीक है, इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन या अपनति। और जो धसी हुई जो भाग होता है, जो नीचे उठा हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं हम सिंक्लाइन यानी कि विनति। ठीक है, अपनति और अभिनति, तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हो गई। अब देखिए इसी के हम कंपोनेंट्स की चर्चा करते हैं, एंटीलाइन क्या है और सिंक्लाइन क्या है। ठीक है, इसी की हम चर्चा करें। तो इसके साथ हम इसके एक दो कंपोनेंट और देखते हैं। जैसे देखिए अब आपने ये वलन तो पढ़ लिया कि वलन जो है वो तो होता है कि चट्टानों में जो संपीड़न हुआ तो उससे। अब आप पूछेंगे संवलन क्या होता है। संवलन जो होता है ना, वो वलन का ही एक मतलब बड़ा रूप होता है संवलन। संवलन में क्या होता है कि जब धरातल का जो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो ऊपर उठ जाए तो उसे क्या कहेंगे, उत्संवलन। ठीक है। तो बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में, बहुत ही लार्ज एरिया में अगर कोई ऊपर उठ जाता है तो उसे संवलन कहते हैं। और अगर बहुत बड़ा लार्ज एरिया ही गुंबद के आकार में है, में जो ऊपर उठा था वैसे की वैसे ही अगर नीचे मुड़ जाए तो उसे क्या, अधोसंवलन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, संवलन। यानी कि गुंबद के आकार में धरातल के विस्तृत भाग के ऊपर उठ जाने को उत्संवलन और धरातल के नीचे धस जाने को अधोसंवलन। उत्सवलन को बोलेंगे अपरैपिंग और अधोसंवरण को बोलेंगे डाउन रैपिंग। ठीक है।
अप रैपिंग और डाउन रैपिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो जो प्रत्येक जो वलन जो होता है, चाहे वो अपनति हो या अभिनति हो, उसकी दो भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं होती हैं, लिम्स होते हैं। जैसे ये है अपनति, तो एक लिम्ब ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्या है अभिनति, तो एक लिम्ब ये हो गया, एक ये हो गया। ये देखिए, ये अपनति का एक लिम्ब ये हो गया, एक ये हो गया। इसी का है, ये अभिनति का एक लिम्ब ये हो गया, एक। तो प्रत्येक की आप किसी की भी देखिए, तो ये अपनति का अभिनति का देखिए, तो अभिनति जो है आपकी सिंक्लाइन, उसकी दो भुजाएं होंगी। इसी तरह सिंक्लाइन की भी दो भुजाएं होंगी। ठीक है, तो प्रत्येक अपनति और अभिनति की दो भुजाएं होती है। और इन भुजाओं की खास बात क्या होती है, ये जो भुजाएं हैं, अगर आप अपनति में देखेंगे तो देखिए अपनति की जो भुजाएं हैं उनका झुकाव देखिए आप कैसे हैं। अपनति की भुजाओं का झुकाव जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तब इनका झुकाव एक दूसरे से दूर जा रहा होता है, विपरीत दिशा में होता है। जबकि जो अभिनति जो होती है, अभिनति, इनकी भुजाओं का झुकाव जो है वो किधर होता है, एक दूसरे के पास आने के देखिए। और एंड पॉइंट पे जाकर के ये जो इनका अपनति में अभिनति जो है एंड सिंक्लाइन, इसमें बीच में जाकर के, सिंक्लाइन के बीचों बीच जाकर के भुजाएं। तो ये खास बात होती है कि अपनति की भुजाओं का झुकाव जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, और इनकी नति जो है ना, जिसे हम बोलेंगे, वो विपरीत दिशा में होती है। जबकि अभिनति में भुजाओं का झुकाव एक दूसरे के सम्मुख होता है, जो अभिनति के बीच में मिल जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ होता है और इनका विपरीत दिशा। ये तो बात हो गई इनकी भुजाओं की और भुजाओं के झुकाव की। तो इसके बाद आती है नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, वो है वलन का अक्ष, क्या एक्सिस ऑफ फोल्ड। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या होता है, तो एक्सिस जैसे कोई भी के सारे जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सिस। एक्सिस जो है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। ये देखिए, ये एक्सिस है इनका, ये एक्सिस है, ब्लैक लाइन, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, जो क्या होती है, अपनति जो होती है ना, अपनति, उसके तो सबसे ज्यादा उठे हुए भाग से। ठीक है, अपनति जो होती है उसका तो जो सबसे ऊपर जो उठा हुआ भाग है उससे, और अभिनति के सबसे ज्यादा झुके हुए भाग के बीचों बीच से के अक्ष, वलन का अक्ष। ठीक है, अब वलन का अक्ष तो ये है, बट इसको आगे फर्दर और अगर क्लासिफाई करें तो ऐसे बोलते हैं, जो अपनति का जो वलन अक्ष होगा उसे कहेंगे अपनति अक्ष, और जो अभिनति से जो वलन का अक्ष निकलेगा उसे कहेंगे अक्ष। ठीक है, तो इनको एक्सिस ऑफ सिंक्लाइन और एक्सिस ऑफ एंटीक्लाइन ये बोल सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिंक्लाइन एंड एक्सिस ऑफ एंटीक्लाइन बोलेंगे। तो अपनति का अक्ष और अभिनति का अक्ष दोनों चीजें बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम लेते हैं एक्सियल प्लेन क्या होता है। तो एक्सियल प्लेन जिसे कहते हैं, ये देखिए, ये एक्सियल प्लेन है। तो एक्सियल प्लेन जो है ना, देखिए अक्ष जो होता है वो तो एक काल्पनिक रेखा होती है, एक लाइन होती है जो सबसे अभिन अपनति के सबसे उठे हुए भाग और अभिनति के सबसे ज्यादा नीचे वाले भाग के बीचों बीच से हो जाता है। फिर जो एक्सियल प्लेन जो होता है ना, वो एक तल होता है। तल मतलब क्या होता है, तल मतलब एक पूरी सरफेस होती है। ठीक है, ये मैं ऐसे मान लूँ, ये मानूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे मानूं तो ये अगर सिर्फ एक अक्ष है, तो तल इज पूरी की पूरी एक सरफेस है जो वलन अक्ष में से गुजर रही है। ठीक है, तो वलन के जो अक्ष में से गुजरने वाला जो काल्पनिक तल है उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे तल, वलन का अक्षीय तल जिसे कहेंगे एक्सियल प्लेन। अब इस एक्सियल प्लेन को भी हम उसी की तरह, एक्सियल प्लेन जो है इसको भी हम बिल्कुल जैसे हम एक्सिस की बात कर रहे थे, ठीक है, फोल्ड का जो एक्सिस था उसकी बात कर रहे थे हम, वैसे ही इसको भी बात करते हैं कि ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ किसका, ये देखिए, ये क्या है हमारी अपनति, तो इसे बोलेंगे हम अपनति तल। ठीक है, तो ये अपनति का तल हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये विनति का तल हो जाएगा। तो दो चीजें आ जाती हैं, क्या, एक्सियल प्लेन ऑफ
एंटीक्लाइन और एक्सियल प्लेन ऑफ इंक्लाइन। इंक्लाइन, ठीक है, एक्सियल प्लेन ऑफ एंटीक्लाइन और एक्सियल प्लेन ऑफ, ये दो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें वलन के अक्षीय तल हो गया हमारा, एक्सिस हो गया, अब वलन की नति की बात करते हैं, डिप की बात करते हैं। तो इसमें क्लियर है कि एक्सियल प्लेन क्या होता है, ठीक है, एक्सिस क्या होता है, ठीक है, जैसे हिंज लाइन हम यहाँ जो कह रहे हैं, ठीक है, लिम्स क्या होते हैं, लिम्स का झुकाव किस तरह से होता है, ठीक है, ये सब मैंने आपको वलन में यहाँ से बताया। अब हम आगे बात करते हैं वलन की नति की, डिप की बात करते हैं, वलन की नति की बात करते हैं। ठीक है, नति क्या होती है, यहाँ डिप, डिप क्या होता है कि जो चट्टानें जो होती हैं हमारी, कोई भी चट्टान है जिस संपीड़नात्मक बल लग रहा है, ठीक है, और संपीड़नात्मक बल के प्रभाव में वो जो धरातल से वो जो चट्टान है वो कैसे हो गई है, उठ गई है, ठीक है, उठ गई है वो, तो उसके वजह से, ठीक है, या फिर क्या हो गई है, नीचे धंस गई, तो इसकी वजह से उसमें क्या हो गया है, एक झुकाव उत्पन्न हो गया है। तो चट्टान जो है उसके का जो है उसका क्षैतिज तल के साथ, ये क्या है, हमारी सरफेस है, ये क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन है हमारा, क्षैतिज तल है हमारा, ठीक है, क्या है ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। इस ट्रांसवर्स प्लेन के साथ हमारी जो ये जो चट्टान है जो कोण बना रही है, ठीक है, इस कोण को हम इसका डिप कहते हैं, डिप यानी ई कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये चट्टान क्षैतिज तल के साथ एक कोण बना रही है, इसे क्या बोलेंगे, डिप, ठीक है, तो इसे बोलेंगे वलन का डिप, डिप ऑफ फोल्ड। अब ये किसी का भी हो सकता है, अगर धसाव हो जाता है तो धसाव का भी इसी तरीके से मनाएंगे, ठीक है, तो डिप ऑफ फोल्ड चाहे वो अपनति हो चाहे अभिनति हो, ये उसका डिप हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखिए, अब इसका जो ढाल है, हमारी जो ये डिप है, ये जो नति है, चट्टान का ढाल किस तरफ है, इस तरफ, यानी कि ढाल तो देखिए इस तरफ आ रहा है, ये आ रहा है ढाल, तो नति किस तरफ है हमारी, उस तरफ, यानी कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारी नति का ढाल जो है वो नति की दिशा के विपरीत में होता है। जैसे मैं कहूँ कि हमारी ये जो चट्टान है इसकी नति 45 डिग्री उत्तर है, ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ में है, 45 डिग्री नॉर्थ में अगर हमारी ये चट्टान है, उसकी नति है, तो इसका मतलब हमारी जो चट्टान है उसका ढाल किस तरफ है, 45 डिग्री साउथ में, ये याद रखना है, क्योंकि ढाल की दिशा नति की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो नति हमारी एंगल जो बन रहा है क्षैतिज तल के साथ, चट्टान जो एंगल है उस नति की दिशा हमेशा नति की ढाल की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक आता है नति, जिसे हम स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है, नति जो हमारी है उसके साथ समकोण बनाने वाली जो रेखा, उसे क्या कहेंगे हम, इस झुकी हुई चट्टान का क्या कहेंगे, उसको हम नति लंब, ठीक है। तो स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या है, हमेशा जो हमारी चट्टान जो झुकी हुई चट्टान है उसके साथ, ये चट्टान है ये झुकी हुई है, इस चट्टान के साथ जो कोण बनाएगा, ये देखो हमेशा 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा, ठीक है, स्ट्राइक, ये देखिए 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा तो बोलेंगे हम स्ट्राइक। तो नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को झुके हुए चट्टान पर क्या कहेंगे, नति लंब कहेंगे, ठीक है। तो नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को झुके हुए चट्टान पर नति लंब कहेंगे, और ये सदाई नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको फोल्ड के बारे में, कि फोल्ड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। फोल्ड्स में मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स में कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है, एक तो होता है इसका एक्सिस होता है, एक होता है इसका प्लेन, एक्सियल प्लेन होता है, एक एक्सिस होता है, अपनति का एक्सिस होता है, अभिनति का एक्सिस होता है, अपनति का प्लेन होता है, अभिनति का प्लेन होता है, दो भुजाएं होती हैं, ठीक है, अपनति की दोनों भुजाओं का ढाल है जो विपरीत दिशा में होता है, जबकि अभिनति की जो भुजाएं हैं उनका ढाल एक दूसरे की सम्मुख होता है, जो बीच में जाके आप मिल जाती हैं, ठीक है। और
मैंने आपको अपरैपिंग बता दिया, डाउन रैपिंग बता दिया। अपरैपिंग में गुंबदाकार रूप से जब धरातल का विस्तृत भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे अपरैपिंग कहते हैं, और जब नीचे धंस जाता है तो उसे डाउन रैपिंग कहते हैं। ठीक है, और इसका छोटा रूप जो है वो क्या कहलाता है, और वलन की मैंने ये दो प्रकार बता दिए, एंटी और इंक्लाइन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको नति बताई और नति लंब बताया। नति कैसे होती है और नति लंब कैसे होता है। तो नति जो होती है हमारे उसकी, वो हमेशा नति की दिशा जो है उसके विपरीत होती है। अगर 45 डिग्री उत्तर की नति है तो नति का जो ढाल है वो क्या होगा, 45 डिग्री साउथ होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम ढाल जो हम ये फोल्ड पढ़ रहे हैं, अब ये फोल्ड के प्रकार पढ़ने हैं, कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोल्ड हमें पढ़ने। अब फोल्ड के प्रकार हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब टाइप्स पे देखिए। सबसे पहले तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है सममित वलन। ठीक है, सिमेट्रिकल। देखो सममित वलन क्या होता है कि जब किसी चट्टान पर या धरातल पर जब हम वलन पड़ेगा सममित टाइप, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो दोनों तरफ से जो बल लग रहा है, संपीड़नात्मक बल, अगर वो समान मात्रा में लग रहा है, ठीक है, तो वलन की दोनों भुजाएं जो हैं उनका झुकाव समान हो जाएगा। ठीक है, तब कोई भी भुजा ज्यादा झुकेगी नहीं, दोनों भुजाओं का झुकाव समान रहेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनकी इक्वली, इक्वल झुकाव। इसमें देखिए, इनमें दोनों भुजाओं का झुकाव इक्वल है, तो इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। यानी इक्वली इंक्लाइंड होंगी, जितनी भी जो लिम्स हैं, ये जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों लिम्स वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, इक्वली इंक्लाइंड लिम्स होंगे। ठीक है, जबकि जो एसिमेट्रिकल फोल्ड जो होगा, इस एसिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होगा कि वलन जो है वो असमान होगा, असममित वलन होगा। असममित वलन में क्या होगा कि जो हमारा जो संपीड़नात्मक जो बल लग रहा है वो समान नहीं लगेगा, इस वजह से भुजाएं जो हैं उनमें झुकाव भी क्या होगा, असमान होगा। तो इसमें क्या होगा, भुजाएं जो हैं वो भी असमान होंगी। कैसे होंगी, तो देखिए ये भुजा जो है वो लंबी है, ये लिम्ब बड़ा है और ये लिम्ब छोटा है। तो जो बड़ी भुजा जो होगी, तो बड़ी भुजा होगी उसका झुकाव तो होगा कम, और वो खुद भुजा की लंबाई होगी ज्यादा। ठीक है, इसका जो झुकाव है वो कम होगा, इसका झुकाव कम होगा, और जो छोटी भुजा है उसका झुकाव होगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे वर्टिकल फोल्ड। यानी हम कहें कि एक लिम्ब जो है, वन लिम्ब इज मोर इंक्लाइंड देन अदर लिम्ब। ठीक है, तो एक भुजा का झुकाव जो है वो दूसरी भुजा से ज्यादा होगा। जैसे ये भुजा है, इसका झुकाव अधिक है, इसका ढाल अधिक है, और इस भुजा का, और एक भुजा बड़ी है जिसका ढाल कम है, और जो भुजा छोटी है उसका ढाल। ठीक है, इसे कहेंगे हम एसिमेट्रिकल या असममित वलन। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है मोनोक्लिनर। मोनोक्लिनर फोल्ड कौन से होते हैं, मोनोक्लिनर फोल्ड क्या होता है, मोनोक्लिनर फोल्ड में क्या होगा कि हमारे एक भुजा जो है वो तो पूरा समकोण बना लेगी। ठीक है, और दूसरी भुजा जो है वो बिल्कुल भी, कोई भी झुकाव बहुत साधारण झुकाव होगा। ठीक है, तो एक भुजा का झुकाव तो बिल्कुल साधारण हो, और एक भुजा जो है, ये तो देखिए ये तो कुछ नहीं है, एक भुजा जो है वो पूरा कितना बना लेगी, समझ गए। तो इसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मोनोक्लिनल, या बोलेंगे हम इसको एक नत वलन। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जब एक दिशा में तो बहुत ज्यादा क्षैतिज संचलन हो रहा हो और दूसरी दिशा में बहुत कम संचलन हो रहा होता है, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो एक दिशा में तो बहुत ज्यादा क्षैतिज संचलन हो रहा है, एक में बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तब इस प्रकार का वलन होता है। इसे मोनोक्लिनल या एक नत वलन कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मोनोक्लिनल एक नत वलन। अब इसके बाद आता है हमारा अगला, देखते हैं हम समनत वलन। समनत वलन क्या होता है,
एक नत वलन यानी मोनोक्लिनल फोल्ड, जब एक तरफ तो बहुत ज़्यादा हो रहा हो, दूसरी तरफ बहुत कम हो रहा हो, तब उसे बोलते हैं एक नत वलन। अगला आता है हमारा समनत वलन। तो समनत वलन में क्या होगा देखिए, अब हमारा है आइसोक्लिनल फोल्ड, ये रहा हमारा आइसोक्लिनल फोल्ड यानी समनत वलन। समनत वलन में क्या होगा, देखो समनत वलन जो हमारा होता है उसमें दोनों भुजाएं जो होती है ना, वो एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के सम, क्योंकि जो वलन है, संपीड़न बल ऐसे लगता है कि दोनों भुजाएं जो हैं वो वलन की कैसे हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे के पास आ जाती हैं, ठीक है। उसे बोलेंगे हम समनत वलन। तो समनत वलन का किसका परिणाम होता है, समवृत वलन ऐसा होता है जब दोनों ओर से बराबर बल लग रहा होता है। तो समान संपीड़न के कारण क्या होता है कि वलन की दोनों भुजाएं जो हैं समान रूप से झुक जाती हैं और एक दूसरे के समीप आकर के और समानांतर हो जाती हैं, तो इसे बोलेंगे समनत वलन, आइसोक्लिनल, ठीक है। तो हमारा सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया, जिसमें दोनों भुजाएं जो हैं वो उनका झुकाव समान होगा। एसिमेट्रिकल, एक भुजा का झुकाव जो है दूसरी भुजा से अधिक होगा, ठीक है। एक बता मैंने आपको एक नत वलन, एक नत वलन में एक भुजा का झुकाव कितना हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण हो जाएगा और दूसरी भुजा का साधारण रहेगा। और चौथा मैंने बताया आपको समनत वलन, आइसोक्लिनल, जिसमें दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हो जाती हैं और उनका झुकाव भी समान होता है और एक दूसरे के समानांतर आ जाती है, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। और ये भी क्यों, दोनों से संपीड़न बराबर लग रहा है, ठीक है। समनत वलन हो गया। इसके बाद आता है प्रतिवलन, जिसे कहेंगे ओवरटर्न्ड फोल्ड। ओवरटर्न्ड मतलब होता है प्रतिवलन। अब प्रतिवलन क्या होता है, प्रतिवलन में क्या होता है कि अत्यधिक जब संपीड़न हो रहा होता है, जब बहुत ज्यादा संपीड़न हो रहा होता है, तो वलन की जो एक भुजा जो है ना, वो दूसरे के ऊपर उलट जाती है। देखिए ये भुजा जो है, देखिए कितना तिरछा हो, ठीक है। ये एक भुजा जो है दूसरी भुजा के ऊपर उलट जाती है, इस वजह से जब ये पलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, तो ये भुजा जो है वो पूरी तरह से क्षैतिज नहीं होती है, धरातल के बिल्कुल समानांतर नहीं होती है, बल्कि बस उलट जाती है, पलट जाती है, यानी कि वन लिम्ब ओवरटर्न ओवर द अदर, इसीलिए इसको नाम ओवरटर्न, वन लिम्ब ओवरटर्न ओवर अदर, एक जो लिम्ब है वो दूसरे के ऊपर पलट जाता है। ये याद रखना, ओवरटर्न फोल्ड। जबकि इसी तरीके से जो रिकम्बेंट फोल्ड होता है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। रिकम्बेंट फोल्ड में भी क्या होता है, वलन बहुत ज्यादा, संपीड़न बल बहुत ज्यादा लग रहा होता है, संपीड़न बल बहुत ज्यादा लग रहा होता है, तो इसमें वलन की जो दोनों भुजाएं जो होती है ना, वो समानांतर तो हो जाती है, यानी कि हम कहें आइसोक्लिनल का और ओवरटर्न्ड का सम्मिलित रूप कह सकते हैं। कैसे कि इसमें भुजाएं जो हैं वो एक तरफ तो दोनों समानांतर एक दूसरे, ठीक है, और समानांतर होने के बाद ये पूरी तरह क्षैतिज हो जाएंगी धरातल। तो समानांतर वाला गुण तो किसमें था, समनत वलन में था, आइसोक्लिनल में था। तो वैसे ही इसमें समानांतर भी हो जाएंगी और ये एक दूसरे के साथ समानांतर होने के साथ साथ ऐसे धरातल पर पलट जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिकम्बेंट फोल्ड, शयान वलन, शयान वलन, या इसको बोलेंगे हम परिवलन, ठीक है। तो परिवलन या शयान वलन किसे बोलेंगे, जब वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होते हुए क्षैतिज दिशा में झुक जाती हैं, तो उसे परिवलन। तो तीनों में डिफरेंस भी पता चल गया आपको कि भाई समनत वलन में तो सिर्फ समानांतर होती हैं, दोनों तरफ से लग रहा है, संपीड़न बल दोनों तरफ से लग रहा है, बट ये जो है वो समानांतर हैं और ये किसी भी तरफ झुक नहीं रही, तो इसे कहेंगे समनत वलन, ठीक है। जबकि जो प्रतिवलन जो होगा उसमें दोनों की दोनों एक जो है वो दूसरे पे पलट रही है, यानी कि झुकाव आ रहा है, मगर ये क्षैतिज तल के साथ बिल्कुल समानांतर नहीं हो, ये थोड़ा कोण बढ़ाते, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ओवरटर्न। जबकि जो परिवलन होता है, जो रिकम्बेंट फोल्ड होता है, उसमें भुजाएं दोनों एक दूसरे के समानांतर भी होंगी और क्षैतिज तल जो है के साथ
पलट भी जाएंगी और क्षैतिज तल की दिशा में झुक भी जाएंगी, यानी कि पैरेलल लिम्स एंड हॉरिजॉन्टल दोनों चीजें होंगी। में याद रखने वाली बात क्या है, पैरेलल लिम्स एंड हॉरिजॉन्टल, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल दोनों क्वालिटी होंगी इसके अंदर रिकम्बेंट फोल्ड परिवलन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 6। अब इसके बाद जो अगला हमारा जो वलन है वो आप यहाँ देखिए, बोलते हैं हम प्लंजिंग फोल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लंजिंग फोल्ड। अभी तक जो हमने पढ़े ये 6 वलन हमारे नॉन प्लंजिंग थे। कैसे थे, जो ये तल है, ठीक है, इस तल के साथ साथ हमारा जो एक्सिस जो है वो क्षैतिज तल के साथ साथ क्या बना रहा था, बिल्कुल समानांतर, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा। ये देखिए, ये भी क्षैतिज तल है हमारा और ये हमारा, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के, देखिए यहाँ देखिए ये बिल्कुल समानांतर। ठीक है, मगर जो हमारे जो प्लंजिंग फोल्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, इसमें झुकाव जो है वो बैक या फोर्थ ना होके साइड बाय साइड होता है। समझ गया, तो 3 डायमेंशनली सोचिए आप, जैसे इसमें 3 डायमेंशनली सोचें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किधर हो रहा है, ये साइड बाय साइड, ये झुकाव किसे कैसे हो रहा है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो एक्सिस है, अब ये एक्सिस कैसे हो गया है, एक्सिस ये हो गया है, मान लो ये एक्सिस है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके बीच में एक एंगल बन गया। ठीक है, तो अवनमन वलन जो होता है, प्लंजिंग फोल्ड जो होता है, उसमें जो हमारे अक्ष जो है क्षैतिज तल के साथ एक कोण बनाता है, इसे प्लंजिंग फोल्ड कहते हैं। प्रकार के जो वलन होते हैं इन्हें प्लंजिंग फोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्षैतिज तल के समानांतर ना होकर के, और इसमें हमारा अक्ष क्लियर है। देखो यहाँ आप देख लीजिए, फिर से अगर डाउट है देख लीजिए, नॉन प्लंजिंग जो हमने टाइप पढ़े थे 6, उनमें हमारा सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल था हमारा। ठीक है, इसके अलावा हमारा मोनोक्लिनल था, आइसोक्लिनल था, रिकम्बेंट था। ठीक है, और इसके अलावा ओवरटर्न्ड था। सारे कैसे वलन थे, सारे के सारे जो थे वो नॉन प्लंजिंग, जिनमें जो क्षैतिज तल जो है उसके साथ एक्सिस पूरी तरह समानांतर होता है, कोई कोण नहीं बना। मगर जो हमारे जो प्लंजिंग फोर्स जो होते हैं वो, उसमें क्षैतिज तल जो है उसके साथ हमारा एक्सिस एक एंगल बनाता है, क्योंकि इसमें जो झुकाव जो होता है नॉन प्लंजिंग में वो होता है बैक या फोर्थ, या तो इस तरफ झुकेंगे या इस तरफ, बट इसमें जो झुकाव होगा वो किधर होगा, लेटरल साइड। ठीक है, तो ये समानांतर नहीं रहता, ये होता है हमारा प्लंजिंग फोल्ड। प्लंजिंग फोल्ड होता है। इसके बाद अगला आता है हमारा पंखा वलन या पैन फोल्ड। तो जब वृहद अपनति या अभिनति के अंदर कई छोटी छोटी अपनतियां अभिनतियां बन जाती है, तो उसे हम पैन फोल्ड, पंखा वलन। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये एक पूरी पूरी क्या है, आप इसको ऐसे एक रूप में देखें, मैं अभी पंखा वलन नहीं बना के इसको अगर मैं यूं सिंपली मान लूं, ये मैं इसको सिंपली मान लूं, तो अभी ये देखिए, अब इसको सिर्फ रेड वाली आउटलाइन को देखिए आप, तो ये क्या है हमारी, ये क्या है, एंटीक्लाइन है, और ये क्या है, सिंक्लाइन है। ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। बट अब इसी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के आप देखिए, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के अंदर ये छोटी छोटी जो है वो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन रही हैं। जैसे ये बन रही है हमारी एंटीक्लाइन, ये सिंक्लाइन, देन अगेन एंटीक्लाइन, देन सिग्नाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, ये बने जाए। ठीक है, तो जो एक एंटीक्लाइन, बड़ी एंटीक्लाइन के अंदर बहुत सारी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीक्लिनोरियम। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एंटीक्लिनोरियम या सम अपीनति। ठीक है, एक अपनति के अंदर अनेक छोटी छोटी अपनतियों या अभिनतियों को समअपनति बोलेंगे, और एक अभिनति के अंदर, एक बड़ी अभिनति के अंदर जब छोटी छोटी सम अभिनतियां बन जाती तो उन्हें बोलते हैं सिनक्लिनोरियम या सम अभिनति। छोटी छोटी अभिनतियां बन जाती है तो उसे बोलते हैं सम अभिनति या सिनक्लिनोरियम। इनका निर्माण क्यों होता है, इनका निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जब असमान रूप से जब क्षैतिज संचलन हो रहा होता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि कुछ समय के लिए एक वलन होता है, फिर दूसरा वलन होता है। वलन कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि संपीड़नात्मक बल नहीं लग रहा है, संपीड़नात्मक बल कंटिन्यू लग रहा है,
मगर कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक बार तो समवलन बन जाता है, जब कम होता है तो क्या बन जाएगा? एक बार तो क्या होता है अपनति बन जाएगी, जब जब नहीं लग रहा है या कम हो रहा है तो फिर क्या बन जाएगा? अवनति बन जाएगी, फिर अपनति बन जाएगी फिर। और वैसे ये पूरी एक बड़ा भाग जो है वो उठ ही रहा है, एंटीक्लाइन बन रहा है। उसे कहते हैं हम पंखा वलन या फैन फोल्ड। तो याद रखना फैन फोल्ड के अंदर एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम यानी समअपनति और सम अभिनति बनती है। एंटीक्लिनोरियम एंड सिंक्लिनोरियम बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पंखा वलन। पंखा वलन के बाद आप वलन को दो पार्ट तरीके से और डिवाइड कर सकते हो, दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हो। एक होता है खुला वलन और एक होता है बंद वलन। ठीक है, खुला वलन और बंद वलन, ये इस डायग्राम खुला वलन और बंद वलन कैसे बोलते हैं, खुला वलन और कैसे बोलते हैं। देखो, जो हमारा खुला हुआ जो वलन होगा, खुला वलन में क्या होगा कि जो ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं जो हैं किसकी, सिंक्लाइन की भुजा है, और ये क्या है, एंटीक्लाइन की भुजा है। तो जो एंटीक्लाइन की भुजा हो या सिंक्लाइन की भुजा हो, इनके दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन, यानी कि क्या होगा, ये अधिक कोण हो, क्या होगा, अधिक कोण, जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जबकि जो बंद वलन होता है, उस बंद वलन के अंदर दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण जो होता है, चाहे वो अपनति का हो चाहे वो अभिनति की हो, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो लेस देन 90। ठीक है, कोण जो बनता है वो 90 डिग्री से कम बनता है, और इसे क्या बोलते हैं, यानी कि अपनति या अवनति की दोनों भुजाओं के बीच जब कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण होता है, तो उस वलन को हम खुला वलन कहते हैं। और जब अपनति या अविनति की भुजाओं के बीच कोण का मान जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, तब हम उसे, यानी कि न्यून कोण होता है, तब उसे बोलते हैं बंद वलन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इससे आगे हम एक और वलन देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वलन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, एक वलन होता है रीवा खंडा नेपे। ये कैसे बनता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो क्षैतिज संचलन जो हो रहा है हमारा, वो क्षैतिज संचलन बहुत ज़्यादा होता है, और उसी टाइम क्षैतिज संचलन जब हो रहा है तो उससे संपीड़न बल भी बहुत अधिक लगेगा। तो संपीड़न बल के कारण जो हमारे जो परिवलन जो होते हैं, जो हमारा परिवलन होता है, उस परिवलन जो है उस मोड़ में इतना अधिक संपीड़न हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारी जो एक भुजा जो है वो दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये भुजा है ये दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, एक ही वलन है, इस वलन की एक भुजा दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, तो इससे एक ओवर थ्रस्ट फोल्ड बनता है। क्या बनता है, ओवर थ्रस्ट फोल्ड बनता है। ठीक है, तो जब परिवलन का बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक ओवरथ्रस्ट फोल्ड बनता है, और एक भुजा दूसरे के ऊपर उलट जाती है। तो जब वलन की जो भुजा इन्वर्टेड जो लिम्ब है, जो बहुत जो उलट गया है, तो इसकी वजह से क्या है कि वो इतनी अधिक मुड़ जाएगी कि वो बाद में अपने अक्ष पर टूट जाएगी। ये देखिए यहाँ टूट गई है। ठीक है, तो इन्वर्टेड जो लिम्ब है वो इतना अधिक मुड़ जाएगा कि संपीड़न के जारी रहने पर, थ्रस्ट जो है उसके जारी रहने पर ये टूट जाएगी, और टूट के इसकी जो परतें हैं उनका क्रम उलट जाएगा। जो नीचे की हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की नीचे आ जाएंगी। देखिए अब ये पलटेगी, और पलट के देखिए इस तरीके से होगा। तो जो नीचे वाली हैं वो ऊपर आ जाएंगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएंगी, तो पूरा जो थ्रस्ट का जो प्लेन है ये चेंज हो जाएगा। अब फिर भी अगर क्षैतिज से जारी रहा तो क्या होगा भाई, क्षैतिज संचलन तो कंटिन्यू हो रहा है, थ्रस्ट तो कंटिन्यू लग रहा है, फिर भी क्षैतिज संचलन जारी रहा तो क्या होगा, ये जो टूटी हुई जो चट्टान है ये कई किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कई किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी, और जब आगे पहुंच करके जब ये अकेली मिलेगी पड़ी हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे, तो ग्रीवा। यानी कि सबसे पहले आप तीन चीजों का करें, सबसे पहले बढ़ेगा परिवलन,
ठीक है। सबसे पहले परिवलन या स्थानवलन बनेगा। परिवलन के बाद बनेगा ओवरथ्रस्ट, क्रमवलन। परिवलन में आपको पीछे बता चुका हूँ कि झुक जाती हैं भुजाएं। ठीक है। फिर बन जाएगा उत्क्रम वलन, और उत्क्रम वलन के बाद बनेगा ग्रीवा। ये सीरियल आपको याद रहा। ये तो आपको मैं परिवलन पहले बताया है, इसको देखिए परिवलन को कमेंट फोल्ड का ये मैंने यहाँ बताया। ठीक है। ये रिकम्बेंट फोल्ड है। ठीक है। तो रिकम्बेंट फोल्ड में ये भुजा हमारी झुकेगी नहीं और पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होके और क्षैतिज तल के भी समान। ठीक है। क्षैतिज तल के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद ये वाली जो भुजा है ये इसके ऊपर आगे जाके पलट जाएगी। ठीक है। ये इतनी ज़्यादा मुड़ेगी कि ये ऐसे पलट जाएगी और इसकी वजह से ये बीच में से टूट जाएगी। तो ये बनेगा क्या? ओवरथ्रस्ट। ओवरथ्रस्ट फोल्ड बनेगा। जब ये ओवरथ्रस्ट फोल्ड बन जाएगा, ओवरथ्रस्ट फोल्ड बनने के बाद भी अगर संपीड़न जारी रहता है तो इसकी जो टूटी हुई भुजा है, ये टूटी हुई भुजा आगे चली जाएगी और कई किलोमीटर आगे जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इसे बोलेंगे। ठीक है। तो ये हो गई। अब इस नैपे का क्या होता है? नैपे का देखो यूज क्या है। ये नैपे जैसे 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे चली गई तो वहां पे तो चट्टानें कुछ अलग प्रकार की होंगी। ठीक है। और ये चट्टान क्योंकि कहीं और से चल के यहाँ आई है तो इस चट्टान की संरचना कुछ अलग तरीके की होगी। मान लीजिए यहाँ पर जो धरातल है उसमें अवसादी चट्टानों की अधिकता है। ठीक है। अवसादी चट्टान है, मगर ये जो है वो कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। ये वहां से टूट के आई है तो चट्टानों का क्रम क्या हो जाएगा? गलत हो गया कि ये जो है वो इन सीटू है। इन सीटू मतलब स्वस्थान की चट्टान है और ये कौन सी हो गई? एक्स सीटू हो गई। तो इनके क्रम जो है वो भिन्न मिलेगा। ठीक है। तो इसमें और इसकी चट्टानों की जो संरचना है ना उसमें कोई साम्यता मिलेगी ही नहीं। ठीक है। तो उससे पहचान में आता है कि ये बहुत ज्यादा वलन का परिणाम है नैपे। ये कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर जो नैपे के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे जो नवीन वलित पर्वत हैं उनमें मिलते हैं, जिनमें हिमालय और आल्प्स। हिमालय और एल्प्स में तो सबसे पहले नैपे देखे गए। तो हिमालय और एल्प्स जो हैं उनमें हमें ये नैपे के एग्जाम्पल बहुत सारे मिलते हैं। यूरोप की जो के जो एल्प्स पर्वत की जो श्रेणियां हैं, पर्वत के जो क्षेत्र हैं, जगह जगह आप ये नैपे के एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है। और यही नैपे अगर इनका अपर्दन होता रहता है के साथ और फिर भी इसके कुछ भाग है वो बचा रह जाता है तो उसे क्लिपे कहते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक बात क्लिपे कहते हैं। यानी नैपे का जो भाग अपर्दन से बच जाता है उसे क्लिपे कहा जाता। ठीक है। तो ये हमारे वलन हो। तो वलन में आपको मैंने सभी तरीके के, ये आपकी जो 10-11 टाइप थे ये आपको मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से वलन होते हैं। ठीक है। वलन में मैंने आपको बता दिया, एसिमेट्रिकल वलन बता दिया, सिमेट्रिकल वलन बता दिया, एसिमेट्रिकल वलन बता दिया। इसके अलावा आपको मैंने मोनोक्लिनर फोल्ड बता दिए, आपको क्लिनर फोल्ड बता दिया, आपको ओवरटर्न फोल्ड बता दिया मैंने। इसके अलावा आपको मैंने रिकम्बेंट फोल्ड बताया। रिकम्बेंट फोल्ड के बाद ओवरथ्रस्ट फोल्ड भी बताया मैंने आपको। और ओवरथ्रस्ट के बाद हमने देखा है नेपे को देख लिया है। इसके अलावा ओपन वलन, ओपन फोल्ड देख लिया, क्लोज फोल्ड। ठीक है। ओपन और क्लोज दिया और एक हमने और नॉन प्लंजिंग एंड नॉन प्लंजिंग तो ये सभी थे। ठीक है सारे, बट प्लंजिंग फोल्ड में ना अलग से पता। ठीक है कि प्लंजिंग फोल्ड में जो चीज जो होता है वो क्षैतिज तल के साथ समानांतर न होते हुए एक जल बनाता। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगला हम जो लेते हैं अनशन। ठीक है। तो हमारा जो पर्वत निर्माणकारी संपीड़नात्मक बल था उसको तो हमने ये पढ़ा। अब क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी ही हम तनावमूलक बल, तनावमूलक बल। सबसे पहले देखिए क्रिस्टल फ्रैक्चर होता क्या है कि जब पृथ्वी के जो अंतर्जात बल है उसके अंदर तनाव और संपीड़न कोई भी बल काम करे
और उसके कारण एक तल के सारे भूपटल जो है उस चट्टानों में अगर स्थानांतरण हो जाए तो उसे भूपटल विभंग। देखिए यहाँ भी भूपटल में विभंग हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा था। जब हमने ओवर थ्रस्ट को पढ़ा था तब ये जो वलन जो था ये एक प्लेन के साथ क्या हो रहा था, टूट जा रहा था ना, तो इसे हमने क्या कहा था, ओवर थ्रस्ट बोला था इसको, ठीक है। तो इसे भूपटल विभंग बोला था, भूपटल में इसमें टूट जा रहा था, ओवर थ्रस्ट हो रहा था। तो इसी तरीके से क्रस्टल फ्रैक्चर को भी बोल सकते हैं, को भी क्रस्टल फ्रैक्चर कह सकते हैं। यानी तनाव और संपीड़न दोनों के कारण अगर एक तल के सहारे भूपटल जो है उसकी चट्टानों में स्थानांतरण हो जाए तो उसे हम भूपटल विभंग या क्रस्टल फ्रैक्चर। अब देखो तनाव की शक्ति की हम बात, टेंशन फोर्स की बात करें, क्षैतिज संचलन ही आप देख रहे हैं, मगर इसमें क्या होगा, तनाव में जो बल है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो थी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अंतर्जात बल जो है उसके अंदर अगर तनाव बल कार्य कर रहा है तो वो जो है वो धरातल के साथ टेंजेंशियली स्पर्श रेखीय रूप से काम करता है। और वो दो तरह से कर सकता है, या तो एक एक दिशा में या विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में जब कार्य करेगा तो उससे तनाव बल उत्पन्न, और तनाव के कारण जो भूपटल में है वो क्या उत्पन्न हो जाएंगी, चटकने। चटकने क्रैक्स क्या होता है, तो तनाव की शक्ति बहुत सिंपल है, बहुत सीमित है, सामान्य है। ऑर्डिनरी फेज में क्या होगा कि सिर्फ चटकने उत्पन्न होगी, यानी कि क्रैक्स आएंगे, और ये क्रैक्स सिर्फ सुपरफिशियली रहते हैं, ऊपरी भाग में दिखाई, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं होती हैं चटकने, ठीक है। क्रैक्स जो होते हैं सुपरफिशियल होते हैं और इसमें कोई भी पार्ट एक दूसरे से अलग नहीं होता है। जबकि अगर ये और अधिक बल हो जाए, यही तनाव का बल अधिक प्रबल है, यानी कि मैं कहूँ कि विपरीत दिशा में क्षैतिज संचलन जब और ज़्यादा, क्षैतिज संचलन बल विपरीत दिशाओं में और ज़्यादा लग रहा हो, तब क्या होगा कि इसकी जो चट्टानें जो हैं इनके स्तरों में स्थानांतरण होने लगता है, थोड़ा बहुत इनके बीच में स्पेस बनने लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे, चट्टानों के स्तरों में जब स्पेस बनने लगता है तो उसे बोलेंगे का दरार। और ये क्लियरली विजिबल भी होता है, ठीक है। हमें फ्रैक्चर जो है, दरार, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस बनने लगता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखिए आप, चटकन एक सुपरफिशियल होता है, डीप नहीं होता, ठीक है, जबकि जो दरार होती है वो थोड़ा गहराई तक होती है और दोनों स्तरों के बीच में स्थानांतरण होता है। चटकन में स्थानांतरण नहीं होता परंतु दरार में स्थानांतरण होता है, ठीक है। और भी अगर अगर तनावमूलक बल की तीव्रता को हम और ज्यादा हो, ठीक है, अगर तनावमूलक बल जो है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य कर रहा है वो और ज़्यादा विपरीत दिशाओं में और ज़्यादा प्रबल रूप से चले, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो भूपटल जो है, हमारी सरफेस है, वो एक तल के सहारे उसमें स्थानांतरण जो है और बड़े पैमाने पर, दोनों के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और इसकी वजह से स्थानांतरण जब बड़े पैमाने पर होगा तो उसमें जो घटना उत्पन्न होगी उसे हम भ्रंश या फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फॉल्ट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके हम आगे टाइप पढ़ेंगे। तो जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाए, इसका इस तरफ डिस्प्लेसमेंट या नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो भ्रंशन जो होता है उसमें स्थानांतरण बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। और जहाँ भ्रंशन होगा, देखिए जहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है कि जहाँ पर हमारे क्षैतिज संचलन की वजह से अगर बहुत कम मात्रा में लग रहा है क्षैतिज संचलन, तो उस सिचुएशन में तो क्या होगा कि सिर्फ चटकने क्रैक्स आएंगी। और अगर कुछ और अधिक लग जाता है क्षैतिज संचलन तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है चट्टानों के अंदर, तो उसकी वजह से दरारें, फ्रैक्चर उत्पन्न हो जाते हैं। बट अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि भ्रंश उत्पन्न, और जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वो क्या एरिया होगा, निर्बल क्षेत्र, बिल्कुल वीक जोन होगा। जो वीक जोन होगा हमारा, वीक जोन होगा उसमें ही तो, वीक जोन में ही तो ये होगा, वीक जोन नहीं होगा तो इतना भ्रंश होगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे वजह से लंबे समय तक संचलन होता रहता है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब भ्रंश की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स पे हम चर्चा करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो भ्रंश के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहली बात आती है भ्रंश की कि हम भ्रंश का तल देखें कि भ्रंश का तल क्या होता है। तो भ्रंश का तल क्या होता है कि जिस तल के सारे भूपटल की जो चट्टानें जो होती हैं उनमें स्थानांतरण होता है उसे हम भ्रंश का तल कहते हैं। अब देखिए ये पूरा धरातल,
एक कि जो ये वाला ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, इनमें जंक्शन दिखेगा। ये ब्लॉक चला गया है और ये ब्लॉक है ऊपर। इसकी वजह से जिस तल के सहारे, ये एक तल है जिस तल के सहारे इसका स्थानांतरण हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? फॉल्ट प्लेन। तो अब ये देखिए कैसा है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ये सीधा सीधा हो, यानी कि कोई ऐसा कोई समतल प्लेन हो, ऐसा समतल तब जरूरी नहीं है। ये ऐसा हो, वक्राकार भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारे इसमें फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा तनाव है और किस तरीके का इसमें फॉल्ट हुआ, उसके अनुसार जो फॉल्ट का प्लेन जो होता है वो लंबवत भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है, या झुका हुआ भी हो सकता है, जैसे इस, ठीक है, इसका हमारा झुकावट, ठीक है, इस झुका हुआ तल है, ठीक है। तो सब तरीके का ये हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। तो ये हो गया फॉल्ट प्लेन। अब इसके बाद आती है भ्रंश नती। फॉल्ट डिप किसे कहते हैं? भ्रंश अपने क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है तो कहते हैं भ्रंश नती, ठीक है। क्या बोलते हैं? भ्रंश नती। देखिए इस ब्लॉक की भ्रंश नती देखनी है तो ये हमारा, और इस भ्रंश की, तो ये देखिए ये काव है इसका, और ये क्या है? क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल के साथ जो ये एंगल बन रहा है वो इस ब्लॉक की क्या हो जाएगी? भ्रंश नती हो जाएगी, ठीक है। फॉल्ट डीप हो जाएगा। इस ब्लॉक के लिए फॉल्ट डिप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? क्षैतिज तल है, और इस क्षैतिज तल के सहारे ये देखिए ये झुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये भी हो जाएगा इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा? इस ब्लॉक के लिए ये इसकी नति हो जाएगी, फॉल्ट डिप हो जाएगी। यानी कि भ्रंश का अपने क्षैतिज तल के साथ जो झुकाव होता है वो भ्रंश की नति कहलाता है, फॉल्ट डिप कहलाता है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? भ्रंश कगार, फॉल्ट स्कार्प है। भ्रंश कगार, यानी कि भ्रंश कगार क्या होता है? भ्रंश कगार हम उसे बोलेंगे जब भ्रंश के कारण कोई स्थलीय जो सतह है उस पर कोई जो ढाल हो जाता है, ढाल जो, तो उसे हम भ्रंश कगार कहते हैं। ये भ्रंशन हो गया है। ये वाला ब्लॉक जब नीचे चला गया है तो इसकी वजह से ये एक ढाल का निर्माण हो गया। इस ढाल को क्या बोलेंगे? भ्रंश कगार या फॉल्ट स्कार बोलेंगे। यानी कि भ्रंश का स्थलीय सतह पर जो एक बड़ी ढाल बन जाएगी, जो एक की ढाल बनेगी, देखिए इसकी ढाल बड़ी तीव्र ढाल है, तो इस तीव्र ढाल वाली सरफेस को क्या बोलेंगे? भ्रंश पगार बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? भ्रंश। अब इसमें दो चीजें याद रखनी है। तो ऊपर उठा हुआ खंड जो होता है, ये वाला भाग जो ऊपर उठा है, ठीक है, इसे तो बोलेंगे क्या? इसके बोलेंगे उत्क्षेपित खंड। क्या बोलेंगे? उत्क्षेपित। ये देखिए उत्क्षेपित खंड, उत्क्षेपित, अपथ्रोन। जो भाग ऊपर उठा हुआ है इसे तो बोलेंगे उत्क्षेपित खंड, अपथ्रोन साइड। तथा जो भाग नीचे झुका हुआ है, जो खंड नीचे झुका हुआ है, उसे बोलेंगे अधःक्षेपित खंड, डाउन थ्रोन, ठीक है। अब यहाँ अपथ्रोन और डाउन थ्रोन जो साइड है, उत्क्षेपित और जो अधःक्षेपित खंड है, उसमें दो चीजें और याद रखनी है कि देखिए अब मैं बताऊं कि जैसे ये सिर्फ हम इस ब्लॉक को उठाएं, एक इस ब्लॉक को अगर हम उठाएं तो ये आप देखिए सिर्फ इस वाले ब्लॉक को उठाता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इस वाले ब्लॉक को उठा रहा हूँ, तो ये कैसा दिख रहा है? ये समवाट हमें ऐसा दिख, ठीक है। अब इसमें देखिए वॉल किसकी तरफ हैंग कर रही है? ये लटकता हुआ भाग है इसका, ठीक है, ये भाग क्या है? ये पूरा लटकता हुआ भाग है। तो जो लटकता हुआ भाग जो है ना, इस वाली वॉल को हम बोलेंगे हैंगिंग वॉल। क्या बोलेंगे? हैंगिंग वॉल बोलेंगे इसको, कि जो शीर्ष भित्ति, शीर्ष भित्ति बोलेंगे, ठीक है।
यानी कि भ्रंश की जो ऊपरी दीवार, जो लटकती हुई दीवार रहेगी, उसको हम बोलेंगे वॉल। अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा जो अधक्षेपित खंड है, डाउन थ्रोन जो साइड है, सिर्फ उसी में हो, या अप थ्रोन साइड में भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि फॉल्ट का टाइप कैसा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट आपको ये याद रखना है कि जिस तरफ ये लटकता हुआ भाग रहेगा, उस तरफ ये आगे निकला हुआ भाग रहेगा, उसको हम बोलेंगे शीर्ष भित्ति। ठीक है, अब मैं इस वाले ब्लॉक को उठाता हूँ, ये वाला ब्लॉक। तो ये वाला ब्लॉक जब मैं लूंगा तो ये समवट ये ब्लॉक कैसा दिखेगा, ये, ठीक है। यानी कि इसका जो भाग है ये पीछे की तरफ होगा, यानी कि जो निचली वाली जो सतह, ये तो आगे निकली हो रही है, पीछे निचली वाली रहेगी। तो जो निचली वाली जो दीवार रहेगी, इसको बोलेंगे हम फुटवॉल। फुटवॉल यानी कि पाद भित्ति। ठीक है, ये दो चीजें याद है। तो अब इस ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को मैं क्या बोलूं, इसको बोलूंगा मैं फुटवॉल ब्लॉक। फुटवॉल ब्लॉक। और जो ये वाला है, इसको मैं बोलूंगा हैंगिंग वॉल ब्लॉक। ठीक है, फुटवॉल ब्लॉक और हैंगिंग वॉल ब्लॉक। अब कौन सा वॉल ब्लॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो फॉल्ट है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें पूरे कंपोनेंट्स बताए। मैंने आपको क्या बताया कि फॉल्ट जो है उसका प्लेन क्या होता है, जिस तल के सहारे ये जो फंक्शन हुआ है उसे प्लेन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारी फॉल्ट स्कार्प क्या होता है। ये जो खड़े ढाल है, ये फॉल्ट स्कार्प कहलाते हैं। फॉल्ट डिप बताया मैंने कि क्षैतिज के साथ जो भ्रंश जो है, उसका क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है, वो बनता है क्या, हमारा डिप बनता है, भ्रंश नति बनता है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि अधक्षेपित खंड कौन सा होता है, उच्छेपित खंड कौन सा होता है। तो ऊपर उठा है वो तो कौन सा हो जाएगा, उच्छेपित। जो नीचे धंस रहा है वो कौन सा, अधक्षेपित। अप थ्रोन एंड डाउन थ्रोन। और अप थ्रोन और डाउन थ्रोन को के इर्रेस्पेक्टिव, इससे कोई संबंध नहीं होता, ना तो शीर्ष भित्ति का ना पाद भित्ति। कौन सा जाएगा, नीचे जाएगा, इसका कोई इससे मतलब नहीं होता। ये डिपेंड करेगा कि ये भ्रंश किस तरह का है। बस हमें इतना याद रखना है कि लटकती हुई साइड है, जो ऊपर वाली साइड है, इसको तो बोलेंगे शीर्ष भित्ति, और जो नीचे वाली साइड है, इसको बोलेंगे पाद भित्ति या फुट वॉल। ठीक है, ये होते हैं भ्रंश के कंपोनेंट। ठीक है, ये भ्रंश के कंपोनेंट हो गए। अब इसके बाद आप देखिए भ्रंश के प्रकार। जैसे हमने वलन के प्रकार पढ़े थे, वैसे ही अब हम भ्रंश के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो भ्रंश के प्रकार हम यहाँ देखने, तो भ्रंश के प्रकार बता। ठीक है, तो भ्रंश के प्रकार देखिए, सबसे पहले आता है हमारा ऑर्डिनरी जो होता है, नॉर्मल फॉल्ट जो होता है, सामान्य भ्रंश जो होता है, उसमें क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब हमारे जो धरातल पर जो चट्टानें हैं, उनमें जब दरार पड़ जाती है, तो उस दरार के पड़ जाने से क्या होता है कि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे ये बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, सिर्फ इस ब्लॉक को हम उठा रहे हैं, इस ब्लॉक को उठा रहे हैं पूरे को। तो ये हमारी ऐसे है। ठीक है, और ये वाला हमारा तरीके से। तो हैंगिंग वॉल ब्लॉक कहाँ है, ये है। और ये कौन सा है, ये हैंगिंग वॉल ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हैंगिंग वॉल ब्लॉक है। और ये हमारा कौन सा है। ठीक है, तो हैंगिंग वॉल ब्लॉक जो है नॉर्मल फॉल्ट में, जब बहुत साधारण रूप से जब जब भ्रंशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, एक दूसरे के विपरीत सरक जाते हैं, और उनके बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। ये दूरी बढ़ गई है उनके बीच में, देखिए ऊपर नीचे हो गया और दूरी भी बढ़ गई है, तो इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा जो हैंगिंग वॉल ब्लॉक है, वो हमेशा अधःक्षेपित खंड, जबकि जो वॉल ब्लॉक है वो किस पे होगा, उच्छेपित। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अधःक्षेपित खंड है हमारा, जो डाउन थ्रोन एरिया है, डाउन थ्रोन ब्लॉक है हमारा, तो हैंगिंग ब्लॉक जो है वो डाउन थ्रोन होगा। और जो हमारा जो कौन सा है, फुटवॉल ब्लॉक है, वो हमेशा अप थ्रोन, इस सामान्य। ठीक है, अप थ्रोन कौन सा होगा हमारा, वॉल ब्लॉक। कौन सा, फुटवॉल ब्लॉक, वो अप थ्रोन होगा। जबकि जो हमारा हैंगिंग वॉल ब्लॉक है वो इन नॉर्मल। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला, ये फुटबॉल ब्लॉक और ये हमारा
जबकि जो रिवर्स फॉल्टिंग होगी, दूसरा फॉल्ट जो हमारा है रिवर्स फॉल्ट, जिसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें दोनों जो खंड है वो एक दूसरे के और सरकेंगे। देखिए, ये तो जो परिणाम है, जो हमारा जो सामान्य भ्रंश होता है, इसको बोलते हैं कि ये टेंशन की वजह से हो रहा है, टेंशन फोर्स कार्य कर रहा है, ये तनाव का परिणाम। ठीक है, अब यूं तो हम ओवरऑल बोल देते हैं कि जो भ्रंशन है वो तनाव का परिणाम है, मगर जो व्युत्क्रम फॉल्ट जो होगा, रिवर्स फॉल्ट, इसमें संपीड़न का काम होगा। ठीक है, संपीड़न की वजह से इसमें क्या होगा कि जो एक बॉल ब्लॉक है वो दूसरे बॉल ब्लॉक जो है उसकी और गति करेगा। ठीक है, तो जो क्षैतिज संचलन के दौरान जो संपीड़नात्मक बल लग रहा है उसकी वजह से रिवर्स फॉल्ट, और एक वो जो है वो दूसरे के होगा, इनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। और इसमें खास बात ये होती है कि जो हैंगिंग वॉल ब्लॉक है वो हमेशा जो हमारा अपथ्रॉन ब्लॉक है उस पे वो होगा। जो अपथ्रॉन ब्लॉक है वो हमारा हैंगिंग वॉल ब्लॉक होगा, क्योंकि जो डाउन थ्रोन जो है, डाउन थ्रोन वो हमारा कौन सा होगा? डाउन थ्रोन हमारा जो है वो कौन सा होगा? फुटबॉल ब्लॉक होगा। अप थ्रोन और डाउन थ्रोन। ठीक है, अप थ्रोन जो होगा वो हैंगिंग बॉल ब्लॉक होगा, जबकि डाउन थ्रोन जो है वो हमारा कौन सा होगा? फुटबॉल ब्लॉक होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये फुटबॉल ब्लॉक और ये, ठीक है। अब देखिए, हैंगिंग बॉल ब्लॉक जो है ऊपर की ओर एलिवेटेड है, जबकि फुटबॉल ब्लॉक जो है वो नीचे हो जा रहा है, और इसमें संपीड़न बल लग रहा है, रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, रिवर्स फॉल्ट। अब अगला फॉल्ट देखिए, अगला क्या होता है? अगला है हमारा क्षेपित भ्रंश, से बोलते हैं हम थ्रस्ट फॉल्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है? क्षेपित भ्रंश। देखिए, इसमें भी एक तरीके से लग संपीड़न बल ही रहा है, मगर क्या होगा कि इसमें जो है हमारा जो हैंगिंग वॉल ब्लॉक है वो किसके ऊपर चढ़ जाएगा? वॉल ब्लॉक के ऊपर। ये क्या है हमारा? वॉल ब्लॉक है, कौन सा? फुटबॉल ब्लॉक। ब्लॉक है फुटबॉल ब्लॉक, और ये हमारा हैंगिंग वॉल ब्लॉक है। तो एक ब्लॉक जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम कौन सा भ्रंश? इसको बोलेंगे हम क्षेपित भ्रंश, थ्रस्ट फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल्ट हमने देखा, हमने एक थ्रस्ट फोल्ड भी देखा था, ओवर थ्रस्ट फोल्ड भी देखा था। उसमें भी क्या हो रहा था? ओवर थ्रस्ट फोल्ड में भी जो एक भुजा है वो क्या जा रही थी? एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा के ऊपर से टूट जा रही थी और फिर पलट जा रही थी। ठीक है, तो इसमें भी एक भुजा एक वलन एक्सिस पे टूट जा रही थी। इसी तरह इसमें भी देखिए, इसमें भी वो टूट करके एक जो है ब्लॉक वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थ्रस्ट फोल्ड। देखिए, इसमें भी एक तरीके से संपीड़न बल ही कार्य कर रहा है, तो इसे बोलेंगे थ्रस्ट फोल्ड। ठीक है, थ्रस्ट फोल्ड। इसके बाद अगला आता है हमारा स्टेप फोल्ड। स्टेप फोल्ड का मतलब क्या होता है? स्टेप यानी क्या होता है? देखिए, सीढ़ियां होती हैं, स्टेप होता है। देखिए, स्टेप में यहाँ आपको क्या देखना है कि हर सीढ़ी जब हम ऊपर से उतरते हैं तो नेक्स्ट जो सीढ़ी होती है वो पहले वाली सीढ़ी से नीचे होती है। यही होता है स्टेप फॉल्ट में। देखिए, नीचे उतर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके का अगर कुछ कुछ भ्रंशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट। इसे क्या बोलेंगे हम? स्टेप फॉल्ट, सोपानी भ्रंश। यानी कि इसमें जितने भी भ्रंश हैं उन सबका तल जो है उसके साथ ये क्या हो जाएंगे? समानांतर होंगे। जब सारे भ्रंश जो हैं वो समानांतर हो और सभी भ्रंश तल के ढाल जो हैं वो एक ही दिशा में, ठीक है, ये इसी दिशा में, इनका सबका ढाल इसी दिशा में है। देखिए, सबका ढाल इसी दिशा में है। जब सारे भ्रंश जो हैं उनका निर्माण इस तरह से हो कि वो भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में हो, और प्रत्येक जो हमारा जो खंड है, जो प्रत्येक खंड जो है वो अपने पहले वाले खंड से क्या हो जाए? अधक्षेपित हो जाए, नीचे सरक जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अब आप इसमें देखिए, देखिए ये कौन सा है? ये हमारा एक तरफ तो ये हैंगिंग वॉल ब्लॉक हो रहा है, यहाँ आने पर ही कौन सा वॉल ब्लॉक आ रहा है, बट इसके सापेक्ष में इसको क्या बोलेंगे? इसके सापेक्ष में वॉल ब्लॉक बोलेंगे। यानी कि इनका क्रम देखिए वो ही चलता रहा, पहले हैंगिंग वॉल ब्लॉक फिर फुटबॉल ब्लॉक। तो ये इसके लिए, ठीक है, वन जो है
और ये 2 है, तो 1 हैंगिंग वॉल ब्लॉक, सेकंड है इसके लिए फुटबॉल ब्लॉक, बट सेकंड थर्ड के लिए हैंगिंग वॉल ब्लॉक बन गया और ये फुटबॉल ब्लॉक हो गया। और थर्ड जो है, जो इसके लिए सेकंड के लिए क्या था, सेकंड के लिए ये फुटबॉल ब्लॉक था, वो अब फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, फुटबॉल ब्लॉक बन जाएगा। और ये प्रत्येक का देखो ढाल एक ही तरफ आ रहा है, एक ही तरफ सरकता है, सीढ़ीदार बने जा रहे हैं, और प्रत्येक जो अगला जो खंड है वो अपने पिछले खंड से नीचे है, ठीक है, अधःक्षेपित, सबका भ्रंश होता है, तो इसे बोलते हैं सोपानी भ्रंश। क्या बोलते हैं इसको, सोपानी भ्रंश बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला भ्रंशन जो लेते हैं वो हम लेते हैं कौन सा, लेटरल या स्ट्राइक स्लिप। अब लेटरल या स्ट्राइक स्लिप को आप जो होता है पार्श्वीय, लेटरल या स्ट्राइक स्लिप की हम बात, ठीक है, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। देखो स्ट्राइक स्लिप जो फॉल्ट होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के अंदर आपको खास बात ये याद रखनी है कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में आपको कहीं भी किसी भी ब्लॉक का, चाहे वो हैंगिंग ब्लॉक हो चाहे वो फुटबॉल ब्लॉक हो, इसका कहीं भी छेपण नहीं होगा, ठीक है। तो किसी का भी छेपण, ना तो ऊपर ना नीचे, कोई नहीं जाएगा, बस एक दूसरे के ये क्षैतिज रूप से सरक जाते हैं। अब देखिए इनमें तो हम जो पढ़ रहे थे, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा रिवर्स फॉल्ट था। ये वाला फॉल्ट हमारा क्या था, ये वाला फॉल्ट हमारा क्या जा रहा था, सिंपल नॉर्मल फॉल्ट था, और ये हमारा रिवर्स फॉल्ट था। तो देखिए जो हमारा नॉर्मल फॉल्ट था उसमें हैंगिंग वॉल ब्लॉक जो था वो अधःक्षेपित खंड, क्योंकि रिवर्स जो फॉल्ट था हमारा उसमें हैंगिंग वॉल ब्लॉक हमारा उदयक्षेपित, अच्छा, उच्छेपित खंड में था। मगर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जिसे लेटरल फॉल्ट या जिसे पार्श्वीय या नति लंबीय बोलते हैं, तो ठीक है, इसे जिसे पार्श्वीय हम बोलते हैं, पार्श्वीय या नति लंबी सर्पण भ्रंश बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे लेटरल या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, नति लंबी सर्पण, में इसका बड़ा खतरनाक नाम है, नति लंबी सर्पण या पार्श्वीय, ठीक है, लेटरल स्लिप, लेटरल फॉल्टिंग या स्ट्राइक स्लिप। अब इसमें लेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इनकी डायरेक्शन इसमें विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के, ठीक है, बट कहीं ऊपर नीचे किसी भी भाग का छेपन नहीं हो रहा। अब जब छेपन नहीं हो रहा तो क्या इसमें भ्रंशकागार बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए इसमें जो हो ये भ्रंशकागार, इसमें तो ये बन रहा है भ्रंशकागार, तो सीधा खड़ा हुआ जो खंड रह जाता है ना, इसे भ्रंशकागार, ये भ्रंशकागार बन रहा है। इस तरफ भी देखोगे आप तो यहाँ पे भ्रंशकागार बनेगा, यहाँ कहाँ भ्रंशकागार बनेगा, जब किसी का ऊपर नीचे छेपन ही नहीं होगा, कोई खंड ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, तो इसमें ही नहीं सकता है, तो इसमें भ्रंशकागारों का निर्माण नहीं होता। खास बात याद रखनी, वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है कि इसमें भ्रंशकागारों का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 टाइप के आपको मैंने भ्रंश बताए। पहला आपको मैंने नॉर्मल फॉल्ट बताया आपको, दूसरा मैंने आपको बताया रिवर्स फॉल्ट बताया आपको, तीसरा मैंने आपको रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट के बाद फर्स्ट फॉल्ट जिसमें एक खंड जो ऊपर चढ़ रहा था, चौथा फॉल्ट हमने जो लिया वो लिया हमने भ्रंश या स्टेप फॉल्ट, पांचवा हमारा अब होता स्ट्राइक स्लिप, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। तो ये पांचों आपको फॉल्ट याद रखने, इनमें मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो इस तरीके से हैं कि किस किस तरीके का ब्लॉक किस दिशा में जा, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद आता है हम कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। देखो वलन से तो हमको पता है, वलन और समवलन अब हमने देखा, तो वलन से तो हमने देख लिया कि भैया फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, हमने देख लिया, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो वलित पर्वत, तो वलित पर्वत जो है उनका निर्माण तो किससे बन रहा है, फोल्डिंग का रिजल्ट है। बट अगर हम फॉल्टिंग की बात करें तो फॉल्ट्स जो हैं उनसे भी कुछ इस तरह कृतियां बनती हैं, और जिनमें सबसे मेजर जो इस तरह वो क्या होती है, ब्लॉक माउंटेन, कॉस्ट या ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं उन ब्लॉक माउंटेन्स को हम
आगे अब जब देखें तो ये बने कैसे हैं, ठीक है। होस्ट जो बने हैं वो किसका परिणाम है, वोल्ट का। तो अंतर्जात बलों के प्रभाव में जब भ्रंश का जब एक और का भाग जो है वो ऊपर उठ जाए, कोई भी एक ब्लॉक, जैसे कहीं भी हमने पीछे देखा था, जहाँ इसमें एक ब्लॉक जो है वो ऊपर उठ जाए तो उसे क्या कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत कहेंगे, ठीक है। भ्रंशोत पर्वत मतलब ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। और अगर हम देखें इस ब्लॉक माउंटेन्स में, तो क्या फोल्डेड माउंटेन्स की तरह इनके किनारे होंगे, नहीं होंगे। देखो फोल्डेड माउंटेन्स जो है उनमें तो वलन जो है वो हो सकता है कि खुला वलन हो, और खुला वलन होगा तो खुले वलन में जब दोनों वलन की भुजाओं के बीच में कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से कम होगा, तो आपको ये देखना होगा कि वलन की जो भुजा है का जो ढाल है क्षैतिज के साथ बहुत कम होगा, ठीक है। मगर इसमें क्या होगा कि इसमें तो जो एक पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, ये जो पूरा ये जो ब्लॉक है ये अपने आसपास के वाले ब्लॉक से पूरी तरह उठ गया है, ठीक है। तो इसमें जो किनारे जो होंगे वो तीव्र होंगे, तो इसके जो भ्रंश कगार जो है वो कैसे होंगे, तीव्र भ्रंश कगार होंगे। बिल्कुल स्लोप जो है इसका वो स्टीप होगा, बहुत स्टीप स्लोप होगा भ्रंशोत पर्वत का। तो तीव्र भ्रंश का कगार तीव्र होंगे। मगर अब देखिए जो हमारे फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं उनमें तो पर्वत की चोटियां बनती हैं, ठीक है, और ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, ऊंचाई ज्यादा होती है, ढाल भले ही उनका कम होता है, तो उनमें क्या होता है कि कंटिन्यू रूप से कंटिन्यू इतने लंबे टाइम तक इन पे संपीड़न बल लगता रहता है, इसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां बन जाती हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां बन जाती हैं। मगर इनमें क्या है कि ज्यादा ऊंची पर्वत चोटियां ना बन करके ब्लॉक माउंटेन्स में जो ढाल है वो खड़ा होगा, और इनका जो समतल जो है शीर्ष जो है वो बिल्कुल क्या होगा, समतल होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। मतलब इनमें हमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां देखने को नहीं मिलती हैं, और ऐसे पर्वतों को एडवर्ड स्वेज जो था उसने क्या बोला था, हॉस्ट कहा था, या ब्लॉक माउंटेन। हॉस्ट जो नाम दिया था वो किसने कहा था, एडवर्ड स्वेस ने, और एक कैसा वर्ड है, जर्मन वर्ड, एक जर्मन शब्द है, ठीक है। तो हॉस्ट जो है या ब्लॉक माउंटेन्स है ये एडवर्ड स्वेस ने नाम दिया था, और एक जर्मनी का वर्ड है, जर्मनी की भाषा में भ्रंशोत पर्वत को हॉस्ट कहा जाता है, और ये फॉल्ट का परिणाम होता है जब कोई एक भाग जो है वो अपनी एक ब्लॉक जो है वो ऊपर उठ जाता है। तो फॉल्ट का टाइप कुछ भी हो बट एक ब्लॉक ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है, क्योंकि ये वर्ड ही जर्मन का है हॉस्ट, तो ये यहाँ से ही लिया गया था। ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे फ्रांस का वॉजेज पर्वत हो, भारत में इस विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अजंता श्रेणी है, पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है, ये सब इसके एग्जाम। तो ये याद रखना है आपको कि हॉस्ट माउंटेन का जब एग्जाम्पल पूछे तो पूछ सकता है कि निम्न में से ब्लॉक माउंटेन्स कौन नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट दे देगा, वॉजेज दे देगा, और विंध्याचल दे देगा, और हिमालय। तो हिमालय एक ब्लॉक माउंटेन नहीं है, बाकी फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट है, वॉजेज है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता और साल्ट रेंज, ये सब के सब ब्लॉक माउंटेन की हॉस्ट पर, ठीक है। इसके बाद आती है ग्राबेन, ठीक है। तो हॉस्ट के बाद आती है ग्राबेन। ग्राबेन क्या होती है, ग्राबेन होता है भ्रंश घाटी, ठीक है। जब क्या होगा, अब भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हो सकता है, जब ये हो कि कोई भी दो जो है ब्लॉक माउंटेन कोई भी है, जब कोई दो ऐसे मान लो कि ये एक भ्रंश है, ठीक है, और दूसरा ये, इसके बीच का कोई भी एक जो ब्लॉक है वो नीचे धंस जाए, यानी कि ये ब्लॉक नीचे धंस जाए, और ये दोनों ब्लॉक अपनी जगह यूं क्यों बने हुए, ये ब्लॉक तो अपनी जगह बने हुए हैं यूं क्यों, ये जो है वो नीचे धंस जाए, तो क्या होगा, जो धसा हुआ भाग जो होगा ये कई किलोमीटर लंबी होगी। तो जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह हो कि उनमें से बीच का भाग जो है वो नीचे धंस जाए, ठीक है, या क्या हो कि जो बीच का भाग है वो तो स्थिर रहे और ये आसपास के भाग ऊपर उठ जाए,
ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में एक भ्रंश घाटी, ग्राबेन या रिफ्ट वैली, जर्मन वर्ड ग्राबेन। ठीक है, तो क्या बात है कि दो कंडीशन है कि या तो बीच का जो पार्ट है वो नीचे धंस जाए और ये जो ऊपर वाले जो साइड के हैं जो दोनों ये यूं की यूं रह जाए। ठीक है, ये तो नीचे धंस गया और ये ब्लॉक जो है वो अपने जगह पे बने रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहली कंडीशन। दूसरी में क्या होगा कि दोनों जो हैं वो अपनी जगह से, ये तो बीच वाला ब्लॉक तो अपनी जगह है और दूसरे ब्लॉक जो है वो ऊपर उठ गए। तो इन दोनों ही कंडीशन में ग्राबेन बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी और ये फॉल्टिंग जो है उसका ही परिणाम। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जो वॉजेस पर्वत है और जो ब्लैक फॉरेस्ट है उसके बीच में राइन नदी की घाटी। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेज, जो जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है, जो फ्रांस का वॉजेज है और जो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, उसके बीच में राइन नदी की जो घाटी है वो रिफ्ट वैली या ग्राबेन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह भारत में भी होता है। भारत में हमारे जैसे हम इसको कि ये विंध्याचल है और ये हमारा, तो इसके बीच में हमारी जो नर्मदा रिवर बह रही है वो इसी का हंस घाटी का ही उदाहरण है। इसी तरीके से हमारे सतपुड़ा और फिर अगली आती है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में हमारी कौन सी नदी बह रही है, तापी। क्या बह रही है, तापी रिवर। तो जो हमारी तापी रिवर है, जो हमारी जो तापी रिवर है वो हंस घाटी। ठीक है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में। इसी तरह हमारे भारत की और देखो क्या देखें, दामोदर नदी की घाटी को भी भ्रंश घाटी माना जाता है। दामोदर नदी की घाटी को भी भ्रंश घाटी ही माना जाता है। इसी तरीके से अब आप देखिए इस वाले डायग्राम में ये होस्ट हो, ये देखो ये होस्ट है, ये दोनों पार्ट स्टेबल है। ठीक है, और इस भ्रंश के सहारे ये वाला जो खंड है ये क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है। ये ब्लॉक ऊपर उठ गया तो ये होस्ट, और ये स्टेबल पार्ट है। ठीक है, होस्ट कैसे बन रहा है, ये स्टेबल पार्ट है, बट जब इसके आसपास के जो दोनों ब्लॉक है वो सबसाइड कर गए नीचे की तरफ, डेंस हो गया, तो ये दोनों अधक्षेपित खंड हो गए और ये स्टेबल रहा। ये बीच में उठा हुआ भाग क्या रह गया, ये भी होस्ट रह गया। इसी तरीके से आप रिफ्ट वैली में भी देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो थे वो क्या हुआ, स्टेबल थे। ये दोनों ब्लॉक स्टेबल हैं, ये ब्लॉक की गति कहीं भी नहीं हो रही है, ये स्टेबल है, बट इस वाले पार्ट का सब्सिडेंस हो गया तो बीच में क्या हो गई, हो गई। ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या हो सकती थी, दूसरी पोजीशन ये हो सकती थी कि ये दो पैरेलल जो फॉल्ट थे, इस फॉल्ट की वजह से ये दोनों तो सरक जाए नीचे, बीच का उठा रहे, ये वाली समझ ब्लॉक माउंटेन बन गया और ये जो है वो नीचे क्षेपित हो गया तो ग्राबी। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल बता रहा था, एग्जाम्पल देखिए, जो हमारे अफ्रीका जो है, कि आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी हंस घाटी है, इसमें बहुत सारी क्या है, ये भी अफ्रीका की जो ग्रेट वैली जो है, रिफ्ट वैली, ये भी इसी का परिणाम। दूसरा, कैलिफोर्निया में जो डेथ वैली है वो, और एशिया का जो डेड, ये भी उसी भ्रंश घाटी के ही परिणाम। और इनमें तो डेथ वैली और एशिया का मृत सागर जो है, इनकी तली तो इतनी नीचे तक चली गई है, इनकी जो लेवल है वो इतना है कि सी लेवल से भी नीचे चली गई है। ठीक है, तो ये इतनी गहरी हो गई है कि इनमें इतना ज्यादा भ्रंशन हुआ है कि ये सी लेवल से भी नीचे चली। ठीक है, तो अब ये भ्रंश घाटियां कहाँ पाई जाएंगी, भ्रंश घाटियां महासागर गहरे वो तो कहीं भी पाई जा सकती है। जहां कहीं भी धरातल पर वीक जोन होगा उस वीक जोन में भ्रंश घाटियां और भ्रंश यानी कि फॉल्ट हो सकते, तो कहीं भी आपको फॉल्टिंग मिल सकती। ठीक है, तो ये कहीं भी हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया होस्ट एंड ग्रैबेन। होस्ट और ग्रैबेन कैसे बनते हैं, फॉल्ट्स के मैंने टाइप बताया आपको, होस्ट एंड ग्रैबेन बताए, इनके एग्जाम्पल्स बताए, तो इनके एग्जाम्पल्स पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इन फॉल्ट्स के जो है वो टाइप के ऊपर भी डायरेक्ट
क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा रिवर्स फॉल्ट है, कौन सा नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक है, कौन सा इसमें स्टेप फॉल्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको होस्ट और ग्राबिन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये तो बहुत कॉमन है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट को और रोजेज को पूछा ही जाता है कि निम्न में से कौन से ब्लॉक नहीं है और कौन से कुछ भी पूछ सकते, ठीक है। चलिए तो आज हमारा जो ये टॉपिक है ये हम कंप्लीट करते हैं फोल्ड एंड फोल्ड को, और इसी के साथ मैंने आपको पृथ्वी पर उत्पन्न बल, पृथ्वी के पर जो बल हैं वो और उससे उत्पन्न स्थलाकृतियों बता दिया है। नेक्स्ट जो है हम एक एक क्लासिफिकेशन को, एक एक बल के क्लासिफिकेशन को आगे एक एक चैप्टर के फॉर्म में लेते जाएंगे। जैसे हमने जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस बताए थे, उस एंडोजेनेटिक फोर्सेस में मैंने आपको डिवाइड किया था इसको सडन एंडोजेनेटिक, ठीक है। सडन एंडोजेनेटिक फोर्स किसके बेसिस पे किया था हमने, याद होगा आपको, इंटेंसिटी के बेसिस। इंटेंसिटी के बेसिस पे जो मैंने सडन एंडोजेनेटिक फोर्स किया था, उस सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस के दो रिजल्टेंट बताए, एक तो वॉल्केनिज्म और दूसरा अर्थक्वेक। तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर जो हम टॉपिक लेंगे उसमें अब एक एक बल के ऊपर एक एक लेंगे। तो हम सबसे पहले जो लेंगे इसमें वो हम लेंगे वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म पे हम डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन देखते रहिए आप, जिससे आपको आगे के वीडियोस में और इम्पोर्टेंट जो जानकारी रहें, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, और एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं जल्दी ही जो इसका एक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैं एक चैनल बना रहा हूँ आपको टेलीग्राम का। उस चैनल पे कोशिश करूँगा कि आपको ये जो पीडीएफ जो मैं नोट्स हैं इनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, तो आप वीडियोस देखें और पीडीएफ को आप सामने रखें, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ से आप पढ़ें और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में वॉल्केनिज्म के साथ। थैंक यू।